उत्तराखंड आपदा पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहरनिश जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजीक 13 छोटे गांव एक पुल से जुड़े हुए थे। पुल बह जाने के कारण संपर्क कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया की जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हैं। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक ईटीएफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रही है। एक मेडिकल कॉलम, 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में के लिए पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी एक आर्मी का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग को जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम भी हिमस्खलन की निगरानी कर रही है, जो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग दिनांक 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में जुटी हुई है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वहीं पर तैनात है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी 5 हेलीकॉप्टरों को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली पूर्ण कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ में लगभग 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसमें से केंद्र का अंश 468 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। मैं सदन को केंद्र की ओर से
आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर केंद्र की ओर से किया जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है उसको भी उठाने में केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। तो उत्तराखंड आपदा की घटना पर सदन को जानकारी गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे। उनकी तरफ से बताया गया कि अभी तक 20 शव बरामद हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को यह भी बताया कि 197 लोग अभी भी लापता हैं और इसके साथ साथ किस तरीके से राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी सदन को दी। गृह मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि टनल में 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है और फिलहाल प्राथमिकता यही कि किसी तरीके से उन जिंदगियों को अगर हो सके तो बचा लिया जाए। और आइए अब रुख करते हैं बंगाल का, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार यही खेल चल रहा है। ममता बनर्जी ने आज बर्धमान में रैली कर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन बंगाल के किसान खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र बंगाल से कम धान खरीदता है, उसे बंगाल के किसानों की कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ तारापीठ में जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने रैली की और ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने ममता पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आज नड्डा ने तारापीठ में पूजा भी की और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तारापीठ में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न मां की चिंता है न माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है। मां माटी मानुष जो टीएमसी का नारा रहा है उसी को लेकर ममता बनर्जी को आज घेरा जेपी नड्डा ने। मित्रों, दुख के साथ कहना नारा लगाया था, मां माटी मानुष। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना है। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। इन्होंने मां माटी मानुष छोड़ करके तानाशाही, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और टोलाबाजी, टोलाबाजी, रंगदारी, पैसा लाओ 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 खाओ खाओ खाओ, कॉट मनी कॉट मनी कॉट मनी। मई महीने में लोग आपको कट कर देंगे, ये ध्यान रखना। आपको सरकार से कट कर देंगे। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज मां माटी मानुष को आधार बनाकर टीएमसी ममता बनर्जी को घेरा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने आज बर्धमान में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के किसानों की मदद नहीं करती है। কৃষকদের জমিতে কোনো ট্যাক্স আর লাগে না। আমরা কৃষকদের কৃষি জমি সমস্ত ট্যাক্স মুকুব করে দিয়েছি আমাদের সরকার। কৃষকদের জন্য শস্য বীমা 1 পয়সাও কৃষকদের দিতে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার 1 টাকা দেয় না, সব টাকা আমরা রাজ্য সরকার দিই। 100%-এ 100% আমরা শস্য বীমা দিই। যদি আপনার কোনো জমি নষ্ট হয়ে যায়, জলে নষ্ট হয়ে যায়, ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায়, দেখলেন আমফান হয়ে গেল, কত বড় আমফান হয়ে গেল, আমরা প্রত্যেক কৃষককে সাহায্য করেছি। এটা আমরা করি, এটা মাথায় রাখবেন। कोलकाता से आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। बर्धमान में आज मौजूद थे ममता की रैली के दौरान, और ममता बनर्जी की जो अगली रैली है वो मुर्शिदाबाद में है। वहीं दूसरी तरफ झारग्राम से मनोज्ञा लोईवाल आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नड्डा की परिवर्तन यात्रा के तीसरे रथ को यहीं से रवाना होना है। पहले लिए चलते हैं आपको कुंतल के पास और जानते हैं कुंतल से किस तरीके से बीजेपी एक तरफ जहां रथ यात्रा के जरिए चुनाव प्रचार को जोर देती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी कैसे उसकी काट कर रही थी आज की रैलियों में। कुंतल, देखिए आज ममता बनर्जी जो है अपनी जो रैली में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, वहाँ उन्होंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। पहले 5-6 मिनट उन्होंने मंदिरों के बारे में कहा। कालना में जो मंदिर है या फिर बर्धमान में जो मंदिर है उसके बारे में सरकार क्या क्या कर रही है इसके बारे में लोगों को इत्तला की। उसके बाद सीधा उन्होंने अटैक पर चली गई और बीजेपी को अटैक किया। किसान
ये किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है, 3 कानून को वापस लेने के लिए उन्होंने लोगों को बोला और उसके आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में सिर्फ किसान खुश है और बाकी जो कुंतल चक्रवर्ती, मनोज्ञा को यहाँ पर आना चाहिए। मनोज्ञा, रथ यात्रा के जरिए बीजेपी जो घेराबंदी की तैयारी कर रही है, तो ममता बनर्जी अपनी रैलियों में अब जिक्र मंदिर का करती हैं, पहले मंदिर से बात शुरू करके फिर बीजेपी पर हमले बोल रही हैं। देखिए, वार और पलटवार राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन कौन पहला वार करेगा यही है जो बताता है कि गेम चेंजर क्या होगा। मैं इस समय हूँ बंगाल के लालगढ़ में, हमेशा माओवादी इलाका रहा है ये, और इस इलाके में इतनी बड़ी भीड़, दिलचस्प बात है कि ये जरूर तृणमूल कांग्रेस ने 10 साल में जो काम किया है उसकी छवि भी दिखाता है, लेकिन वही उसके साथ साथ क्योंकि ये बीजेपी की रैली है तो ये भी बताता है कि क्या बीजेपी का वर्चस्व इस समय बंगाल में इन इलाकों में बढ़ रहा है, जहां पर अभी तक बीजेपी का सांसद जरूर है यहाँ से, झाड़ग्राम से, लेकिन उसके साथ साथ अभी मंच पर कुछ ही देर में आएंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ इस रथ की भी तैयारी है। आज ये तीसरा रथ है जिसे यहाँ से अभी विदा किया जाएगा और ये जगह जगह इन इलाकों में घूमेगा। तस्वीरों में देख लीजिए, वो लोग हैं जो दक्षिण बंगाल में दबदबा रखते हैं। मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा, शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी उत्तर बंगाल से हैं, लेकिन क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हैं इसलिए उनके नाम, और साथ में राजीव बनर्जी, ये वो लोग हैं जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से शामिल हुए हैं। लेकिन बीजेपी ये बखूबी जानती है कि अगर उन्हें आगे साथ में बढ़ना है तो इन सब की तस्वीरों को अब बसों पे लगाकर जगह जगह लेकर जाना होगा। दूसरी बात ये कि कई बार, जैसे आज की सबसे बड़ी खबरों में ये भी होगा कि आईपीएस हुमायूं कबीर ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और कुछ ही दिन पहले उन्होंने छोड़ा था अपना पद और कद, लेकिन अब ये भी बताता है कि क्या तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से अपनी जगह बढ़ा रही है वो किस तरह से इस गेम को, इस पूरे खेल को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। बिल्कुल, लड़ाई दिलचस्प होती हुई बंगाल की। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा और कुंतल, आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ आज, कुल 17 मंत्रियों ने आज शपथ ली। बीजेपी कोटे से 9 हैं, जेडीयू कोटे से 8 विधायक जो मंत्री बनाए गए। सबसे पहले बीजेपी से शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली। दूसरे नंबर पर जेडीयू के श्रवण कुमार थे। नए मंत्रियों के कामकाज का भी बंटवारा हो गया है। शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। नीरज सिंह को पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। नितिन दबीन पथ निर्माण मंत्रालय उनके हिस्से में आया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खास बातचीत की है, वो सुनिए जरा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ। अब देर हुआ एक अलग बात है, लेकिन अब हो गया ना। अब सेशन आने वाला है, उसके पहले हो गया। आज तो कैबिनेट की मीटिंग भी है और जितने लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है उनका विभाग भी अलॉट कर दिया गया, ऑलरेडी कर चुके हैं। जो महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा जाता है वो नोटिफाई भी हो जाएगा। तो आज से ही ओथ लेने के बाद सिर्फ मंत्री का नहीं, किस मंत्रिमंडल का काम उनको देखना है, किस विभाग का काम देखना है, वो सब आज ही से जानेंगे। और आज मंत्रिमंडल की भी बैठक है, उसमें भी सब लोग बैठेंगे। पांच जो है वो पद अभी भी खाली है मंत्री पद। वो तो कोई खास बात नहीं, रखा ही जाता है थोड़ा बहुत। आप तो अब तक शुरू से देख लीजिए, हम तो तत्काल करते हैं, लेकिन कुछ जगह तो खाली रखा ही जाता है। अच्छा, तो ये जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें क्या क्या किस समीकरण का ख्याल रखा गया है, जैसे कि क्या क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन? वो तो जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो एक एक बात का ख्याल रखा जाता है। हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से लोकसभा लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखें। के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया, तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टागोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस करके बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है
कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और मान्यवर उसी स्थान पर जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे, आप बैठिए। रखता हूँ, आप बैठिए दादा। मान्यवर उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण मान्यवर इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है। मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी बात कि जो इस सदन में नहीं है इसका उल्लेख, अरे सूरज बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं खड़े होते। इसका उल्लेख यहां पर नहीं होता है। जो सदन में नहीं है उपस्थित उसके नाम का उल्लेख करना यहां मर्यादा होती है। फिर भी मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया। वो भाषण को भी मैंने पूरा सुना है। मैं आज उनको चैलेंज देता हूं, अगर नड्डा साहब ऐसा बोले हैं तो वो रिकॉर्ड पर रखे। कहीं नड्डा साहब ऐसा नहीं बोले हैं जो कल उन्होंने कहा है। ये दोनों बातें सत्य से बहुत दूर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर से ये आपसे दादा बैठिए, ये दादा आप टीचर बन जाइए, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूं। मान्यवर इसको आप प्रोफेसर में बैठ जाइए। मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा कर रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करने के लिए मैंने जो ये बात करी है, ये फोटोग्राफ और शांति निकेतन के उपकुलपति का पत्र जो है इसको रिकॉर्ड पर रखने की आप मुझे अनुमति दीजिए। नियम 377 के अधीन अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने सदन में जो उन पर आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद, और इसके लिए बाकायदा दस्तावेज जो उन्होंने सदन के पटल पर रखे और साफ किया कि मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कोई अपमान नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।